नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उसकी सब सेक्शन 1 के अंदर दिए गए इलस्ट्रेशन नंबर बी। ऑलरेडी हम मेन प्रोविजन को पढ़ चुके हैं। आपको फिर मैं याद दिला दूं दोस्तों कि मेन प्रोविजन ही रूल है, इलस्ट्रेशंस रूल नहीं है। वो आपको थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ह्यूमन कंडक्ट को समझेंगे, किस तरीके से नेचुरल इवेंट को समझेंगे, किस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस को समझेंगे और उसमें से भी इन सब के कॉमन कोर्स को समझेंगे और उस कॉमन कोर्स को ध्यान में रखते हुए देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि कोई फैक्ट घटित हुआ होगा। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ किसी फैक्ट के घटित होने की, हैपन होने की संभावना है, देन वे प्रिज्यूम कि उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है। ये मेन प्रोविजन तो आपको हमेशा ही याद रखना है। और आज आपको दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं। देखिए, आप इस इलस्ट्रेशन को जब पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन बी, तो बस इतना सा इलस्ट्रेशन है। अगर इस इलस्ट्रेशन को मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट या 3 मिनट में मैं इस क्लास को एंड कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अगेन वो प्रॉब्लम है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर जब तक मैं आप लोगों को ना दे दूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है और वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है। देख लीजिए आप कि आज की वीडियो में मैं पहले बता दूं आपको कि पढ़ाने क्या क्या वाला हूं। इस इलस्ट्रेशन के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा सस्पेक्ट क्या होता है, एक्यूज किसको कहते हैं, अकम्प्लिस किसको कहते हैं, अप्रूवर किसको कहते हैं, इनसे रिलेटेड केस लॉज क्या है। दूसरा साथ में पढ़ना होगा सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट जो 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, उसके साथ पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 315 सीआरपीसी जो अब 353 बीएनएस हो गई है, और पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 306 सीआरपीसी जो अब 343 बीएनएसएस हो गई है, और आप चाहें तो सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि बिना इनको पढ़े मैं आगे बढ़ जाऊं तो मेरा मन तो नहीं मानता है आगे बढ़ जाऊं। तो इसलिए प्लीज जो लोग ये बार बार मेरे से कमेंट करके कहते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, प्लीज पेशेंटली आप पूरी वीडियोज को ऐसे ही देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। डेफिनेटली आप विश्वास करिए, आप कुछ दिन के बाद बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएंगे। देन फिर आपको फीलिंग आएगी कि हाँ किसी ने हमको पढ़ाया था और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। देखिए आप, तो ठीक है, मैं चलता हूं फिर आपको इलस्ट्रेशन पर लेकर के इलस्ट्रेशन कहता क्या है। जो 3 बातें हैं, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट और पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, उसमें से ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के बारे में ये बात बताई जाती है। आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी प्रिजम्पशंस यहां की जाएंगी वो प्रिजम्पशंस इन तीनों ही बातों के आधार पर की जानी है। जो एक कॉमन पर्सन, कॉमन सेंस का व्यक्ति यही प्रिज्यूम करेगा जो जज साहब प्रिज्यूम करेंगे वो पर्टिकुलर केस की फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, जैसा कि मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछली वीडियो जरूर देख ली होगी। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, बेशक मेरा नुकसान हो जाए बट आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप यही छोड़कर आप पिछली वीडियो देखिए, देन आप इस वीडियो पर आइए। अदरवाइज पिछली से भी पिछली में तो मैंने इलस्ट्रेशन बताया है, उससे पीछे वाली में मेन प्रोविजन बताया, तब ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। अदरवाइज मैं आपको यही कंफ्यूज कर देता हूं और आप ऑलरेडी कंफ्यूज होंगे। सब लोग कंफ्यूज हैं और सब लोग कहते हैं कि इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 114 मान लेते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए पुराने एक्ट की बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंट्रेरी टू द सेक्शन 133 भारतीय साक्ष्य। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये इलस्ट्रेशन कहता है एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। एक अकम्प्लिस, हिंदी में बोलते हैं अकम्प्लिस को सह अपराधी। कौन होता है बताऊंगा मैं, बट अभी आप समझ लो कि सह अपराधी है ऐसा अपराधी जहां पर उसने किसी दूसरे एक्यूज के साथ पार्टिसिपेशन किया है क्राइम में, ऐसा व्यक्ति है। एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक एक्यूज पर्संस हैं, उनमें से जो एक व्यक्ति है
इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कब तक विश्वास नहीं किया जा सकता है? अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, जब तक कि उसके मटेरियल पर्टिकुलर्स को कोरोबरेट ना कर दिया जाए। मटेरियल पर्टिकुलर्स का मतलब होता है तात्विक विशिष्टियों में जब तक संपुष्टि ना कर दी जाए ऐसे व्यक्ति की, तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। भाई आप देखिए बेसिक बात अगेन कि आपके सामने एक एक्यूज पर्सन है जिसने अपराध किया है, आप उसकी एविडेंस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? एक कॉमन सेंस का व्यक्ति क्या कहता है कि जब वो अपराधी है, उसने पहले ही एक अपराध किया हुआ है, तो आप उस पर विश्वास क्यों करेंगे? बट मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, या आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, या जज साहब क्यों प्रिज्यूम करेंगे ऐसा? क्यों? क्योंकि मेन प्रोविजन जो है सेक्शन 119 का सबसेक्शन 1, वो कहता है कि कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए आप प्रिज्यूम करेंगे कि इस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट मतलब बहुत सारे आप एक्यूज ले लो जिन्होंने अपराध किया है, उनकी बात पर आप कितनों की बात पर आप विश्वास कर सकते हो? आप पाएंगे कि मैक्सिमम की बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे। इट मींस कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज कंडक्ट ऑफ एक्यूज पर्सन, इज नॉट ट्रस्टवर्दी। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कॉमन कोर्स ऑफ अकम्प्लिस यही कहता है कि उस पर विश्वास ना किया जाए। तो वही इलस्ट्रेशन है, वही लिख दिया है इन्होंने इलस्ट्रेशन बी में, और ये कहा है कि एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। हाँ, आप उस पर विश्वास कर लेना, उसकी एविडेंस पर विश्वास कर लेना जो कुछ उसने कोर्ट पर बोला, बट कब? जब उसकी जो गवाही है, उसकी जो टेस्टिमनी है, वो कोरोबोरेट होती हो, उसके मटेरियल पर्टिकुलर्स कोरोबोरेट होते हो, ना कि सारी की सारी गवाही कोरोबोरेट होती हो, उसके मटेरियल पर्टिकुलर्स संपुष्टि होती हो किसी दूसरी एविडेंस से, देन आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जनरली रूल यही है कि वो अनवर्दी है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास के अयोग्य है। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर दूसरी एविडेंसेस से कोरोबोरेशन होता हो इसकी एविडेंस का, देन उस पर आप विश्वास कर लेना। लेकिन सेक्शन 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अब 138 हो गया बीएस, वो कहता है, उसका तो जो लैंग्वेज है वहां इलस्ट्रेशन भी नहीं है, बल्कि वहां तो मेन प्रोविजन है। वहां पर दो बातें लिखी गई। सबसे पहली बात बताई गई कि एक एक्यूज पर्सन shall be a competent witness, सक्षम गवाह होगा एक एक्यूज पर्सन, एक accomplice, and a conviction based upon his testimony is not illegal merely because his testimony is uncorroborated। उन्होंने यहां इस सेक्शन में कह दिया कि यहां जो एक्यूज, ये अकम्प्लिस है, इसकी जो गवाही है, इसने जो साक्ष्य दिया कोर्ट के सामने, अगर उसके आधार पर कन्विक्शन कर दी गई है, तो वो कन्विक्शन इलीगल केवल और केवल इस बात से नहीं हो जाएगी क्योंकि उसकी टेस्टिमनी अनकोरोबोरेटेड थी, संपुष्टि नहीं थी उसकी एविडेंस की, केवल इस बात से कन्विक्शन इलीगल नहीं हो जाएगी। जबकि यह कहता है कि जब तक विश्वास नहीं करेंगे आप उसकी एविडेंस को, जब तक उसे कोरोबोरेट ना कर दिया जाए। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। लेकिन मैं आज आपको ना एक बात बता दूं दोस्तों, पहली बात तो कि अब जब नया लॉ बना है, ये मैंने अभी बताया आपको पुराना लॉ, अब जब ये नया लॉ बना है तो अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। अब कोई कंट्राडिक्शन नहीं है दोनों में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कंट्राडिक्शन पहले भी नहीं था, और अगर कंट्राडिक्शन हो भी तब भी लेजिस्लेचर ने लॉ लिखा है तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, और इस तरीके की इंटरप्रिटेशन कि दोनों प्रोविजन फॉलो हो सके। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं था कंट्राडिक्शन,
बेसिक सी बात है, हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते। देखिए, आपने पहला इलस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था इलस्ट्रेशन को बताते हुए कि अगर किसी पर्सन के पजेशन से स्टोलन गुड्स मिलते हैं सून आफ्टर द थेफ्ट, देन कोर्ट मे प्रिज्यूम, क्योंकि ये सेक्शन प्रिजम्पशन की है तो इलस्ट्रेशन में भी लिखा था द कोर्ट मे प्रिज्यूम, बट यहां पर नहीं लिखा द कोर्ट मे प्रिज्यूम। और जैसे ही यहां नहीं लिखा है कोर्ट में प्रिज्यूम, अब आप कंफ्यूज। अगर ये लिख दिया जाता कि कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस दिस एंड दिस एंड दिस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आधे से अधिक लोगों का कंफ्यूजन तो वहीं दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर चलो ऐसे बताइए, अगर नहीं लिखा है तो क्या आप ऐसा नहीं मानेंगे? क्यों क्यों नहीं मानेंगे ऐसा भाई? मानना पड़ेगा ऐसा ही कि यहां पर प्रिजम्पशन है, क्योंकि ये सेक्शन ही प्रिजम्पशन की है। इसमें जो नीचे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं वो सिंपल ये बताना चाहते हैं कि ये ह्यूमन कंडक्ट है, इस तरीके का कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, देन कोर्ट में प्रिज्यूम। अगर नहीं भी लिखा है तो सेक्शन तो प्रिजम्पशन की है ना, तो आपको प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। और मे प्रिज्यूम है, इट मींस कोर्ट मे नॉट प्रिज्यूम एज वेल। हो सकता है कोर्ट प्रिज्यूम करे और हो सकता है कोर्ट प्रिज्यूम ना करे। अगर मान लो कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया कि ये ट्रस्टवर्दी है, इस पर विश्वास करूं, ऐसा कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया, इट मींस मैं और सीधा करके बोलूं तो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि ये अनवर्दी है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, ऐसा कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। अब जब कोर्ट ने प्रिज्यूम कर ही लिया कि ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तब तो उसकी टेस्टिमनी बिना कोरोबरेशन के विश्वास हो ही नहीं सकती। और जब उसने प्रिज्यूम कर लिया कि इसकी टेस्टिमनी वर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं है, तो सजा नहीं दी जा सकती बिल्कुल भी। लेकिन ऑन अदर हैंड, अगर मान लो कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि हिज टेस्टिमनी इज वर्दी ऑफ क्रेडिट, देन सजा दी जा सकती है। अब जैसे ही कोर्ट ने प्रिज्यूम किया और उसको सजा दी जा सकती है, तो सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 138 बीएसए कहती है कि सच कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it is not corroborated। भाई कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, और प्रिज्यूम करती है कोर्ट कैसे? हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस की परिस्थितियों को देखते हुए, और केस की परिस्थिति में दूसरे विटनेसेस की एविडेंस भी होती है, उनको ध्यान में रखते हुए, इट मींस कहीं ना कहीं वो कोरोबोरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट ने माना कि वो ट्रस्टवर्दी है, तो फिर कन्विक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेक्शन 133 भी आड़े नहीं। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर कोर्ट यहां प्रिज्यूम करती है कि एक्यूज अकम्प्लिस ट्रस्टवर्दी है, तो कन्विक्शन की जा सकती है, वो इलीगल नहीं होगी। और अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो फिर तो उसकी एविडेंस की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। ये तो दूसरे विटनेसेस के मामले में भी होता है, चाहे वो एक्यूज नहीं है, विटनेस है, विटनेस प्रोसिक्यूशन ने बुलाया और कोर्ट को लगा कि ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, देन कोर्ट में प्रिज्यूम कि उसकी एविडेंस को मानती ही नहीं है, बल्कि वो फिर रिलाई नहीं करती उसकी एविडेंस पर। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इलस्ट्रेशन बी ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि कोई अकम्प्लिस है तो वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होगा, जब तक कि उसकी जो टेस्टिमनी है, उसके जो मेटेरियल पर्टिकुलर्स हैं, उनको कोरोबरेट ना कर दिया जाए, संतुष्टि ना कर दी जाए। अब यहां पर पढ़ने वाली बात क्या क्या है, यहां पर समझना पड़ेगा अकम्प्लिस है कौन। क्यों? क्योंकि जब तक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी की बात हो रही है, जब तक अकम्प्लिस आपको नहीं पता होगा, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये टेस्टिमनी को टेस्ट करना है कि ये वर्दी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, या फिर इसको नहीं चेक करना। क्योंकि जब तक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी नहीं होगी, तब तक ये सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन या सेक्शन वो 133 138 बीएसए पिक्चर में नहीं आएगी। तो हम समझेंगे कि अकम्प्लिस होता क्या है। और आज की वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, इसलिए आप अभी लाइक कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लग रही है।
और आज डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आप नोट करना किसी रजिस्टर में, जो लोग ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, वो नोट करें प्लीज कि मैंने कितनी सेक्शंस पढ़ाई हैं, कितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, एक इलस्ट्रेशन को समझाते समझाते, जो केवल 1.5 लाइन का इलस्ट्रेशन है। आपको लोग ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो भैया बहुत सारे चैनल हैं जो इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश करके आपको बता देते हैं। जो फ्रेज यूज हो रही हैं, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनका मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो मेरे से तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। मैं अभी आपको जो समझाने वाला हूं, एक तो मीनिंग ऑफ अकम्प्लिस की बात करेंगे। अकम्प्लिस को सह अपराधी कहा जाता है। देखिए, टाइप्स ऑफ अकम्प्लिस भी होते हैं। कितने प्रकार के सह अपराधी होंगे, उनको भी समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। स्टोरी इस तरीके से है कि दो पर्सन हैं, ए एंड बी। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि सी का मर्डर करेंगे। कॉन्स्पिरेसी किसको मारने की है? सी को मारने की। पहले दो पर्सन ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी कर ली है। अब डी है एक व्यक्ति, उसने कहीं सुन लिया होगा। देखिए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है दोस्तों कि व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट। अगर कोई इलीगल एक्ट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, जिस समय एग्री हुए उसी समय कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट। लेकिन एग्री होना जरूरी। अगर एग्री नहीं हुए, एक दूसरे को शेयर करी उन्होंने अपनी इंटेंशन, बट एग्री नहीं हुए, इट मींस कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। या फिर शेयर ही नहीं करी तो एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं उठता है। तो ए और बी ने तो अपनी इंटेंशन शेयर की और एग्री हो गए, और एग्री हो गए सी का मर्डर करने के। अब ये बात कहीं ना कहीं डी ने सुन ली, और डी भी चाहता था कि सी का मर्डर कर दिया जाए, सी को मैं मार दूं। उन्होंने देखा कि मैं क्यों मारूं, ये दो लोग ऑलरेडी प्लान कर ही रहे हैं। तो डी ने क्या कहा, फटाफट से एक गन लाया, पिस्टल लाया, और वो ए को दे दी। उसने कहा कि ले ये पिस्टल ले, तेरे काम आएगी। क्योंकि इसको पता था काम तो अगला उसका वही है। तो क्या यहां पर ए ने और डी ने कोई बात अपनी इंटेंशन शेयर की है क्या? और आपको लग रहा है कि हाँ शेयर करिए, तो क्या एग्री भी हुए हैं क्या सी का मर्डर करने के लिए? नो, यहां पर ए और डी एग्री नहीं हुए। यहां केवल डी ने क्या किया है, इसको एक पिस्टल पकड़ा दी, ले तू अपना काम। उस समय पर, जिस समय पर ए को जरूरत थी, क्योंकि इन दोनों ने, ए और बी ने प्लान किया है कि वो सी को मारना चाहते हैं। जैसे ही ये पिस्टल जल्दी से जल्दी ए को मिल गई, तो ए और बी सी के पास जाते हैं, और ए गोली मार देता है सी को, जबकि बी वहीं पर खड़ा था ये देखने के लिए कि कोई और दूसरा व्यक्ति इंटरवेंशन ना कर जाए, तो हमारा प्लान फेल हो जाए। एक्टिवली देखें तो बी ने कुछ नहीं किया। एक्चुअल में किसने किल किया है सी को? ए ने, पिस्टल से। अब सी मर चुका है, और मारने से पहले इन्होंने, उसने सी के बॉडी पर जो पैसे थे, गोल्ड था, और जो मोबाइल फोन था, वो सब उन्होंने छीन लिया उससे। देन फिर उसको मारा, और वो गाड़ी में था, गाड़ी भी मारने के बाद ले ली। अब इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था उनको। तो यहीं पर एक उनका और फ्रेंड है ई, ये वहीं से पास हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई तू आजा यार, हमारे से ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है, इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। तो ई की हेल्प से ए एंड बी ने इस डेड बॉडी को उठाया और एक नदी में जाके डंप कर दिया। डेड बॉडी डिस्पोज्ड ऑफ। अब इसके बाद थोड़ा सा इनको शांति मिली कि हाँ अब हम सेफ हैं। आपको पिक्चर को ध्यान में रखना है, मूवमेंट्स को ध्यान में रखना है, कौन कहां जा रहा है, कितना काम कर रहा है। अब बात आती है, एक और फ्रेंड आता है उनका एफ। तो ये क्या करते हैं कि इनको पता है कि ये एफ चुराई हुई संपत्तियों को खरीदता रहता है। तो इन्होंने जो सी का मोबाइल फोन लूटा, गाड़ी लूटी, इन्होंने कहा कि भाई हमारा ये सामान है, ले तू ये ले, तू बेच देना इसको, हमें तो जितने पैसे तू दे सकता है दे दे फटाफट से। तो गाड़ी के बदले, फोन के बदले जितने पैसे मिल सकते थे एफ से लिए और चले गए। इसके बाद एक और फ्रेंड इनका आता है जी। अब इनको रुकना था, छिपना था, क्योंकि कुछ दिन में जब जिसका व्यक्ति गुम हुआ होता है
आएगा नहीं लौट के घर तो वो तो कंप्लेंट करेगा, पुलिस ढूंढेगी। तो अब ये जाते हैं जी के पास और जी इनका दोस्त है और उसके साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में कहते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे उसका मर्डर करके आए, तो कुछ दिन तू हमें अपने घर में छिपा ले, हम अंदर ही रहेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। जी कहता है ठीक है, तुम मेरे घर में रहो और मेरे घर में कभी कोई पुलिस नहीं आएगी और तुम पकड़े नहीं जाओगे, डोंट वरी। इस स्टोरी को एक बार रिपीट करके फिर सुन सकते हो अगर सुनना चाहते हो तो, क्योंकि ये स्टोरी आपके अकम्प्लिस के एग्जाम्पल को एकदम एक्सप्लेन कर देगी। और नोट करना रजिस्टर में कि अब मैं आपको कितनी बातें समझाने जा रहा हूं। तो अकम्प्लिस को समझने के लिए किसी भी क्राइम की 3 स्टेज आपको समझनी है। 3 स्टेज में सबसे पहली स्टेज होगी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। एक्चुअल ऑफेंस जब हुआ वहां पर देखना है कि वहां कौन कौन एक्यूज प्रेजेंट थे। थोड़ी सी अटेंशन चाहिएगी आपको। एक्चुअल क्राइम जब हुआ उस समय पर सीन ऑफ क्राइम पर कौन कौन लोग प्रेजेंट थे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रायर टू एक्चुअल ऑफेंस, इस एक्चुअल ऑफेंस के होने से पहले और कौन कौन इन्वॉल्व थे, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि इस एक्चुअल क्राइम होने के बाद अब और कौन कौन इन्वॉल्व। आप इन 3 बातों को, पूरी जो स्टोरी मैंने सुनाई उसमें आप ध्यान से उसको रिवाइज करके आप बताइए कि एक्चुअल क्राइम जब हुआ तो सीन ऑफ क्राइम पर कौन कौन प्रेजेंट थे। वीडियो को पॉज करिए, अभी कमेंट करके बताइए कि एक्चुअल क्राइम सीन पर कौन कौन प्रेजेंट थे। जब आप इसका कमेंट कर दें तो अब आप बताइए कि कौन पर्सन इन्वॉल्व हुआ था जो डायरेक्टली ऑफेंस कमिट नहीं किया उसने, बट ऑफेंस में इन्वॉल्व है। आप कमेंट करके बताइए। तीसरी बात, इसी स्टोरी में अब आप ये बताइए कि आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए। ए बी सी, सी तो मर गया, डी ई एफ जी, इनमें से आपको प्लीज वीडियो को पॉज करके आप जरूर बताइए। यहां से आपको समझ में आ जाएगा अकम्प्लिस का टोटल कॉन्सेप्ट। और अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कभी भी आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्रैक्टिस में तो आपको बहुत सारी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों किसी एक मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि हमें डिफरेंस बताया जाए कि एक्यूज, अप्रूवर और अकम्प्लिस में क्या डिफरेंस होता है। आज आपको वो डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और स्पेशली आज उन व्यूअर को कमेंट करके जरूर बताना है अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं कि हाँ उनका क्वेश्चन का जवाब उनको मिल गया है। तो देखिए एक्चुअली जिन्होंने क्राइम किया वो ए ने किया है। ए ने एक्चुअल क्राइम किया है जबकि बी साथ में प्रेजेंट था टू असिस्ट ए। इट मींस वो लोग जो सीन ऑफ क्राइम पर, एक्चुअल क्राइम के टाइम पर प्रेजेंट थे, सच एक्यूज पर्संस आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफेंडर्स। तो मतलब एक्यूज को मैं 2 टाइप में बांट रहा हूं। तो एक टाइप हो गया प्रिंसिपल्स। अब दूसरे टाइप के वो हैं जो एक्चुअली क्राइम सीन पर प्रेजेंट नहीं थे। इट मींस या तो उन्होंने पहले कुछ किया या बाद में कुछ किया। तो ये दोनों लोग जिन्होंने पहले कुछ किया और बाद में कुछ किया, इनको कहा जाता है एसेसरीज। एसेसरीज कहा जाता है। तो यहां पर प्रिंसिपल कौन कौन है इस एग्जांपल में, ए एंड बी, क्योंकि ए ने एक्चुअल मर्डर किया और बी साथ में ए को असिस्ट कर रहा था। तो ए एंड बी आर प्रिंसिपल्स, बट प्रिंसिपल्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। 2 प्रकार के होते हैं दोबारा से। तो जिसने एक्चुअल क्राइम किया, जिसने एक्चुअली किल किया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। और जो उसके लिए सपोर्ट में सीन ऑफ क्राइम पर प्रेजेंट था, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये जब आप टर्मिनोलॉजी अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छी मिलेंगे। सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, प्रिंसिपल, एसेसरीज। प्रिंसिपल को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए,
प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड डिग्री। अब आ जाते हैं एसेसरीज के बारे में कि एसेसरीज क्या होगा। देखिए, एसेसरीज के लिए पार्टिसिपेशन तो चाहिए ही चाहिए क्राइम। पार्टिसिपेशन किस एक्सटेंट तक था डजंट मैटर, but still participation in crime is the requirement of accessories. Participation crime prior to actual crime and thereafter, दोनों टाइप के जो पार्टिसिपेशन है वो एसेसरीज में इंक्लूड होंगे। और एक्सक्लूड क्या है यहाँ पर, एसेसरीज में क्या नहीं है, वो लोग जो जिन्होंने एक्चुअल क्राइम सीन पर जाकर किया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली कंडीशन देखिए, यहां पर डी था, डी क्राइम होने से पहले ए और बी ने तो क्या की थी, कॉन्स्पिरेसी की थी। बट डी ने क्या किया है, डी ने कौन सा ऑफेंस किया है, डी ने इंटेंशनली पिस्टल पकड़ा दिया ए को, जबकि उसके साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है? आप वीडियो पॉज करिए, अगर आपको लगता है कि आपको पता है तो प्लीज बताइए कमेंट करके कि डी ने कौन सा ऑफेंस किया। तो मैं बताता हूं आपको कि जब आप सेक्शन 107 आईपीसी पढ़ेंगे, आज की डेट में सेक्शन 49 बीएनएस आई थिंक, जहां पर अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई। अब नोट करते जाना आप कितनी चीजें पढ़ रहे हो। अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई और वहां पर बताया गया अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। एक अबेटमेंट होता है इंस्टिगेट करके, एक अबेटमेंट होता है कॉन्स्पिरेसी में एंटर करके, और एक अबेटमेंट होता है इंटेंशनली एड करके। ध्यान देना, मैंने जब एड की बात करी है तो इंटेंशनली बोला है, लेकिन जब इंस्टिगेशन की बात कर रहा था तो इंटेंशनली नहीं बोला था। और कॉन्स्पिरेसी में एंटर करने का मतलब क्या, यहां पर जो ए और बी ने ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी की हुई थी, इसमें जो बी ने आकर यहां पर डी ने आकर जो पिस्टल दिया ए को, क्या इसे आप एंटर मान सकते हैं इनटू द कॉन्स्पिरेसी? नहीं मान सकते। एंटर इनटू कॉन्स्पिरेसी का मतलब पहली एक कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, देन और एक पर्सन आया और इनमें से किसी भी एक पर्सन के साथ अपना माइंड मीटिंग करी और अपना एग्रीमेंट दे दिया, एग्री कर गया कि चलो भाई मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूं। लेकिन डी ने ऐसा यहां पर एग्रीमेंट किसी से भी नहीं किया, तो डी एंटर तो नहीं हुआ इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी में। फिर क्या किया है, फिर डी ने इंटेंशनल एड किया है, सहायता की है इस क्राइम को करने में, पिस्टल पकड़ा। तो डी ने कर क्या दिया, डी ने कर दिया अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफ व्हाट, अबेटमेंट ऑफ दीज कॉन्स्पिरेटर्स टू कमिट मर्डर ऑफ सी। इट मींस डी ने जो यहां पर ऑफेंस किया पिस्टल देकर, वो किया है इंटेंशनल एड, और यही कहलाता है अबेटमेंट। तो जब ये अबेटमेंट किया डी ने, बट एक्चुअल क्राइम से पहले किया है, तो ये एसेसरी तो हो गया, क्योंकि तो एक्चुअल क्राइम से पहले वाले एक्यूज एसेसरी और एक्चुअल क्राइम के बाद वाले एक्यूज एसेसरी। बट एसेसरीज भी अगेन दो तरीके की, एसेसरी बिफोर द फैक्ट एंड एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, नोट कर लो। तो वो जो प्रायर जिन्होंने कुछ किया था, दैट इज कॉल्ड एसेसरी बिफोर द फैक्ट। तो यहां पर एसेसरी बिफोर द फैक्ट कौन है, अब आप समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए, पूरा लिखिए एसेसरी बिफोर द फैक्ट और डैश वो कौन, ए बी सी डी में से कौन था। अब देखिए, जब क्राइम हो गया तो उसके बाद देखिए अब कौन कौन इसमें एंटर करते हैं। सबसे पहले कौन एंटर करता है, सबसे पहले आता है ई। इसने क्या किया, उसने हेल्प की उनकी कि डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। डेड बॉडी जैसे ही मर्डर हुआ, देन डेड बॉडी इज वन ऑफ द एविडेंसेस ऑफ दिस केस, और इस एविडेंस को डिसअपीयर कर देना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जब एविडेंस नहीं मिलेगी तो ये लीगल पनिशमेंट से बच जाएंगे। तो यहां पर ई ने क्या किया, कॉज्ड डिसअपीयर एविडेंसेस टू शील्ड हिज
फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को बचाने के लिए, शील्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, किससे? लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए उसने एविडेंसेस को डिसअपियर कर दिया। एक बड़ा कंफ्यूजन है लोग कि मान लो ए और बी ने ही मर्डर किया होता और यही दोनों लोग डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं और नदी में डाल देते। अब क्या इन्होंने कॉजिंग एविडेंस डिसअपियर ये ऑफेंस किया है क्या? जो सेक्शन 201 आईपीसी हुआ करता था पहले और अब सेक्शन 238 भारतीय न्याय संहिता हो गया है, तो क्या ए एंड बी ने ये ऑफेंस किया है? नहीं किया है। कारण क्या है? अब लैंग्वेज पढ़ना चाहकर मैं आपको क्रक्स बता देता हूं आज 201 आईपीसी या 238 बीएनएस का। आप कभी गलती नहीं करेंगे अगर आपने अगले 10 सेकंड बहुत ध्यान से सुना। देखिए, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, डिसअपियर करना, नष्ट करना, साक्ष्य को नष्ट करना, ये अकेला अपराध नहीं है। जब तक कि वो डिसअपियर करने वाला व्यक्ति ऑफेंडर को स्क्रीन करने की इंटेंशन से डिसअपियर नहीं करता है। इट मींस अगर आप 201 या 238 बीएनएस में लाना चाहते हैं किसी पर्सन को कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया है, वो अपराध किया है, तो पहले एक अपराध होना चाहिए और इन अपराधियों से अलग कोई एक और पर्सन होना चाहिए। वो जो अलग वाला पर्सन है वो इन दोनों पर्सन को पनिशमेंट से बचाने के लिए एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है। देन ये जो थर्ड पर्सन है, यहां हमारे एग्जाम्पल में जो ई है, केवल और केवल इसने किया है वो ऑफेंस। आप पढ़ लेना, बार बार पढ़ के देख लेना आप सेक्शन इसको, आप कहेंगे कि हाँ मैं ही ठीक कह रहा हूं। तो अब यहां पर ई ने क्या अपराध कर दिया? ई ने एक्चुअल क्राइम नहीं किया है, ई ने एविडेंसेस को डिसअपियर करना किया है। और किस लिए? टू स्क्रीन द ए एंड बी फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, कि उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, तो उसने अपराध कर दिया ये वाला। इट मींस ये एक्चुअल क्राइम के बाद का है। इट मींस दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। नोट कर लो टर्म्स, जो पहले वाला था डी एसेसरी बिफोर द फैक्ट एंड ई एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। ये कौन है? ये सब अकम्प्लिस के पार्ट चल रहे हैं। अकम्प्लिस का इस तरीके से अगर आपने टेबल बना दिया तब भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, जो अभी टेबल बताया था मैंने। अब देखिए एफ ने क्या किया था? एफ रिसीव द स्टोलन प्रॉपर्टी। पहली बात मैं आपको बता दूं स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होता है। स्टोलन प्रॉपर्टी पहले जब ये आईपीसी हुआ करता था तो सेक्शन 410 में डिफाइन किया गया था कि किस प्रॉपर्टी को आप स्टोलन प्रॉपर्टी कहेंगे। अगेन नोट करना कि आप कितनी बातें सीखने जा रहे हो। और अब मैसेज मत करना कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको बहुत सारा पढ़ा रहा हूं। बहुत सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले सेक्शन 410 होती थी आईपीसी में, जो स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति को डिफाइन करती थी, डेफिनेशन केवल, पनिशमेंट नहीं थी। और उन्होंने कहा था कि वो प्रॉपर्टी कि जिसका पजेशन जो ट्रांसफर किया गया है वो 5 टाइप के ऑफेंसेस से किया गया था। ऐसे बोला करो आप, कितने टाइप के ऑफेंसेस से पजेशन ट्रांसफर हुआ था प्रॉपर्टी का? 5 टाइप के ऑफेंसेस से हुआ था। देन उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। कई बार लोग केवल और केवल चोरी से जो पजेशन ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, केवल और केवल उस प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे गलती हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है वो 5 ऑफेंसेस कौन कौन से हैं जिनसे पजेशन ट्रांसफर हुआ हो। नए लॉ में चेंज आया है, ध्यान रखना, अभी बताने वाला हूं क्या चेंज आया है, इसलिए आप बने रहें वीडियो में। लाइक तो यार कर ही दो, आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। कमेंट तो आपने इतने सारे कर दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप अगर नए लोग हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, बोलना पड़ता है तभी आपको याद आता है, अदरवाइज आप वीडियो में खो जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो पूरी हो जाती है। वो 5 ऑफेंसेस। नंबर 1 थेफ्ट। अगर किसी प्रॉपर्टी का पजेशन ट्रांसफर हुआ चोरी के कारण
तो अब ऐसी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी। नंबर 2, एक्सटॉर्शन, उद्दापन के थ्रू। नंबर 3, रॉबरी, लूट के थ्रू अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हुआ तो ऐसी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति। या फिर ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन हुआ हो, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हुआ हो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी बन जाती है। देख लीजिए, केवल चोरी नहीं है, एक्सटॉर्शन भी है, रॉबरी भी है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, या फिर जिस प्रॉपर्टी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था, ऐसी प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी बन जाती है। इट मींस 5 ऑफेंसेस में से किसी भी एक ऑफेंस के द्वारा अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, देन सच प्रॉपर्टी बिकम्स स्टोलन। और अगर किसी पर्सन ने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये जानते हुए का मतलब वो उसे कहीं ना कहीं नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि ये प्रॉपर्टी या तो चोरी से आई है, एक्सटॉर्शन से आई है, रॉबरी से आई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ इस पर, या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ इस पर, और ये जानते हुए अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया तो उसने ऑफेंस कर दिया है। नए लॉ में यही डेफिनेशन जो पहले 410 आईपीसी में हुआ करती थी, अब सेक्शन 317 सब सेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता में है। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी ने ऐसी जानकारी के साथ रिसीव की तो पहले ये ऑफेंस हुआ करता था 411 आईपीसी, और अब होता है सेक्शन 317 सब सेक्शन 2 का। तो यहां पर जो हमारा ये एक्यूज है, ए बी का जो फ्रेंड एफ है, जिसको उन्होंने गाड़ी दी, मोबाइल फोन दिया और उसके बदले में पैसा दिया, तो वो जानता था कि ये दोस्त चोरी करते हैं, कई बार और भी चोरी की प्रॉपर्टीज खरीद चुका है। ये जानते हुए स्टोलन प्रॉपर्टी को उसने रिसीव किया। और ये स्टोलन प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी रॉबरी से प्राप्त की है उन्होंने, फोर्स का यूज करके। तो ऐसी प्रॉपर्टी इसने जो प्राप्त की एफ ने, उसने क्या कर दिया? एक ऑफेंस कर दिया। अब ये इसी ऑफेंस में एक एक्चुअल क्राइम के बाद का व्यक्ति है, तो ये भी एसेसरीज आफ्टर द फैक्ट हो गया, अकम्प्लिस है, एसेसरीज आफ्टर द फैक्ट। एक नई बात आपको ये बता दूं कि जब ये सेक्शन 410 से 317 सब सेक्शन 1 बनी स्टोलन प्रॉपर्टी को डेफिनेशन देते हुए, तो अब इसके अंदर 6 ऑफेंसेस हो गए। पुराने लॉ में केवल 5 ऑफेंसेस थे। और आप याद रखना कि अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर चीटिंग से हो रहा था, पहले नया लॉ आने से पहले अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर चीटिंग से हो रहा था तो ऐसी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में कवर नहीं होती थी। लेकिन अब नए लॉ में सेक्शन 317 सब सेक्शन 1 में चीटिंग से भी अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, देन ऐसी प्रॉपर्टी अब स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर किसी प्रॉपर्टी को चीटिंग से लिया गया था और अब ये प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति ने रिसीव कर ली, प्राप्त कर ली, ये जानते हुए कि हाँ ये प्रॉपर्टी तो चीटिंग से ली गई है, अब उसके ऊपर 411 अब बन जाएगी। इट मींस अब 317 सबसेक्शन 2 लगेगी। ये अभी तक नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप मेरे व्यूअर हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत आगे रखूंगा, बस आप लगे रहिए। अगर हो सकता है तो मुझे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, व्यूज बहुत कम आते हैं दोस्तों, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर कर दिया करिए, थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एफ भी क्या हो गया, कौन सा एसेसरी है एफ का, आप कमेंट करके बताइए। तीसरा व्यक्ति आया था जी। जी ने क्या किया? हार्बर कर दिया इन लोगों, अपने घर में छिपा के रखा था ए एंड बी को। तो हार्बर पहले सेक्शन 212 आईपीसी में पनिशेबल था, अब सेक्शन 249 बीएनएस में पनिशेबल है। और इसकी जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज 13 बीएनएस में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और डेफिनेशन देते हुए ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये जानते हुए भी कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है, उसको अपने घर में रखता है, शेल्टर देता है, कपड़े देता है, वाहन देता है, खाने पीने का कोई सामान देता है, पैसे देता है, किस बात के, किस इंटेंशन से? इसमें 2 बातें हैं। हार्बर में नोट करो, अगेन आप नई चीज सीख रहे हो,
हार्बर में दो बातें, एक नॉलेज है, एक इंटेंशन। नॉलेज इस बात की कि हाँ इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है, और इंटेंशन इस बात की कि मैं अब इसको जो शेल्टर दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, कन्वेंस दे रहा हूं और खाने पीने की चीजें दे रहा हूं, इसलिए कि इसको लीगल पनिशमेंट से स्क्रीन किया जा सके, छिपाया जा सके, बचाया जा सके। तब कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने हार्बर कर दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रय दिया है, अपराधी को आश्रय देना। संश्रय देना या आश्रय देना एक बारी देख लेना क्या है। तो यहां पर जी ने क्या ऑफेंस कर दिया, ए और बी को अपने घर में रखा, तो उसने हार्बर कर दिया। हार्बर अपने आप में एक ऑफेंस है, लेकिन एक्चुअल ऑफेंस के बाद हुआ है। तो इस स्टोरी में इतने सारे ऑफेंसेस थे। अगेन जी कौन सा हो गया, एसेसरी है, एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। इट मींस मैं अब अकम्प्लिस को अगर कंक्लूड करूं तो आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं। अकम्प्लिस ऊपर लिखें सबसे ऊपर, और यहां पर सबसे पहले लिखें प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और यहां लिखें एसेसरीज होती है, एसेसरी। प्रिंसिपल अगेन टू टाइप का होता है, प्रिंसिपल ऑफ, आप लिख लेना पूरा, फर्स्ट डिग्री एंड प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। आप इस तरीके से कहीं चार्ट बना देंगे तो आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एसेसरी भी टू टाइप की होती है, एसेसरी बिफोर द फैक्ट एंड आफ्टर द फैक्ट। और आप समझ गए होंगे कि कौन सा बिफोर द फैक्ट, कौन सा आफ्टर द फैक्ट। ये अकम्प्लिस है दोस्तों। अब ये बताया मैंने आपको कि कितने टाइप के अकम्प्लिसेस, सह अपराधी कितने प्रकार के होंगे। अब बात आती है इसका मीनिंग क्या होगा एक्चुअल में, किस अक्यूज पर्सन को अकम्प्लिस कहेंगे। एक और बेसिक सी बात आप ध्यान रख लो, मैं और आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति, जो सबसे बड़ा गोला होता है, ये होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट होता है, इसके ऊपर संदेह होता है कि हाँ शायद इसने क्राइम किया है। आपने कोई कंप्लेंट फाइल की जिसमें लिखते हैं ना, मुझे शक है कि इसने अपराध किया है, तो ये क्या हो गया, सस्पेक्ट। बट अभी एक्यूज नहीं है, अभी एक्यूज नहीं है। तो एक्यूज कब आएगा, जब इसके अगेंस्ट एक एक्यूजेशन लगा दिया जाए। एक्यूजेशन लगा देंगे आप कि हाँ जी इसने अपराध किया है, इसने अपराध किया है, ऐसे उसके ऊपर आरोप आ जाएगा, देन ये व्यक्ति एक्यूज बन जाएगा। अभी बताऊंगा आपको और डिटेल। अब जब एक्यूज बन जाएगा, देन वो व्यक्ति अकम्प्लिस होगा, और जब अकम्प्लिस होगा तभी किसी व्यक्ति को पार्डन देकर अप्रूवर बनाया जा सकता है। इट मींस ये जो डायग्राम है, ये अकम्प्लिस, अप्रूवर, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, सस्पेक्ट, अप्रूवर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। आप इस तरीके से सर्कल बना लो सबसे बाहर। यानी मैं अगर दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं कि कोई अप्रूवर होने के लिए सबसे पहले एक अकम्प्लिस होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अकम्प्लिस नहीं तो अप्रूवर नहीं हो सकता। और अकम्प्लिस होने के लिए पहले उस व्यक्ति का एक्यूज होना जरूरी है, उसके ऊपर आरोप होना जरूरी है, और आरोप से भी पहले कहीं ना कहीं सस्पेक्ट होता है। तो ये सारी बातें मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे अकम्प्लिस का मीनिंग क्या है। अकम्प्लिस का मीनिंग दो तरीके से समझेंगे, एक तो केस लॉ है, और एक क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पर कोई डेफिनेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो पहले बताता हूं मैं केस लॉ के आधार पर आपको मीनिंग बताना चाहूंगा अकम्प्लिस का मीनिंग क्या होता है। तो केस का नाम है इस्माइल वर्सेस एम्परर, बहुत पुराना केस, AIR 1947, लाहौर 220। अब इस केस लॉ में क्या मीनिंग बताया गया, तो उन्होंने कहा है अकम्प्लिस मींस अ गिल्टी एसोसिएट एंड पार्टनर, गिल्टी एसोसिएट एंड पार्टनर इन क्राइम। पहले इसमें चार बातें लिखी, जब उन्होंने मीनिंग बताया, चारों बातों को आपने ध्यान से सुना। ऐसे बोलते हैं तो हम ना आंसर लिखते समय याद रहता है कि बात छूट गई है।
पहली बात उन्होंने बताया अकम्प्लिस मींस अ गिल्टी एसोसिएट एंड पार्टनर इन अ क्राइम। किसी भी क्राइम में कोई व्यक्ति जो एसोसिएट रहा होता है वो व्यक्ति अकम्प्लिस का अर्थ की अकम्प्लिस की कैटेगरी में आ सकता है। या हु सम वे और अदर इज कंसर्न्ड विद द ऑफेंस इन क्वेश्चन। दूसरा व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी ऑफेंस से कहीं ना कहीं संबंध रखता हो, अपराध से संबंध रखता हो, जिसमें विटनेस नहीं होना चाहिए, विक्टिम नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए, हु मेक्स एडमिशन of facts showing that he had a conscious hand in the offense। किसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन कर लिया ऐसे फैक्ट का जिनसे यह पता चलता है कि उसका कहीं ना कहीं इसमें ऑफेंस में कोई लेना देना, कॉन्शियस लेना देना, इंटेंशनली लेना देना, नॉलेज के साथ लेना देना रहा है, उसको भी अकम्प्लिस कहा जाएगा। और चौथी बात उन्होंने लिखी है, इट इंक्लूड्स एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। मैं ये कहूंगा कि इट इंक्लूड्स एसेसरीज, ओनली एसेसरीज कह के छोड़ सकते हैं तब भी आंसर पूरा जाएगा, बिकॉज एसेसरीज इंक्लूड्स एसेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड एसेसरीज आफ्टर द। तो ये चार बातें लिखी इन्होंने, कहा कि इस जजमेंट में इस्माइल वर्सेस एम्परर 1947 का केस, कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अकम्प्लिस कहलाएगा। साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो कोई जो अपराध हुआ उस अपराध को करने में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं, पहली बात तो एक से अधिक होने चाहिए। अब जितने भी व्यक्ति वहां शामिल हो उस अपराध को करने में, जिस तरीके के पीछे स्टोरी में दिखाया, कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए उस मेन अपराध के साथ में, देन ऐसे हर व्यक्ति को अकम्प्लिस कहा जाएगा, सह अपराधी कहा जाएगा। सह का मतलब किसी के साथ काम किया है, एसोसिएट आया है, इसीलिए पार्टनर आया है, पार्टनर से पार्टिसिपेशन आएगा, अभी देखेंगे और भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर किसी व्यक्ति को आप एसेसरी बताना चाहते हैं, अकम्प्लिस तो हम समझ गए, अब एसेसरी अगर आपको किसी बताना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एसेसरी का मतलब ध्यान देना, या तो पहले वाला या बाद वाला एक्चुअल ऑफेंस से, लेकिन उन्होंने यहां पे लिखा है इट इंक्लूड्स एसेसरी आफ्टर द फैक्ट। तो ये जो आफ्टर द फैक्ट वाला एसेसरी है इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं। अब इन रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान रखोगे तो वो सेक्शन 201 आईपीसी 238 बीएनएस, कॉजिंग डिसअपीयरेंस द एविडेंसेस, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला ऑफेंस, या हार्बर वाला ऑफेंस, इनके लिए जो क्रक्स है वो यहां अब मैं बताने जा रहा हूं। एक नेसेसिटी किस किस बात की होगी किसी भी पर्सन को एसेसरी आफ्टर द फैक्ट बनाना है। तो नंबर एक बात कि मेन ऑफेंस जिसके लिए उनको लायबल ठहराया जा रहा है वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया। अगर मान लो यहां पर ए और बी का ऑफेंस ही कंप्लीट नहीं होता तो उस ऑफेंस की एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप ई को कह सकते थे क्या, या जी को उन लोगों का हार्बर करने के लिए कह सकते थे, क्योंकि जब ऑफेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उनकी नॉलेज कहां है, नॉलेज चाहिए ना कि इन्होंने ऑफेंस किया है, ऑफेंस हुआ नहीं है तो फिर एसेसरी आफ्टर द फैक्ट नहीं होंगे। तो पहली बात कि वो ऑफेंस कंप्लीट होना चाहिए। नंबर दो, एसेसरी मस्ट हैव नॉलेज दैट प्रिंसिपल हैज कमिटेड द ऑफेंस। एक प्रिंसिपल हुआ, एसेसरी हुआ ना, तो एसेसरी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ने ऑफेंस किया है। बिना नॉलेज के एसेसरी नहीं आएगा, वो एसेसरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तीसरा, द एसेसरी मस्ट हैव हार्बर और असिस्ट द प्रिंसिपल फॉर स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। तो तीसरी कंडीशन कि वो जो पता था उस व्यक्ति को कि इसने ऑफेंस किया है, इवन देन उस व्यक्ति को हार्बर करता है, इवन देन उस व्यक्ति की हेल्प करता है। किस बात के लिए? टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, सजा ना मिल जाए, सजा से बचाने के लिए उसकी हेल्प करता है, हार्बर करता है, देन ही वो एसेसरी कहलाएगा। अगर मान लो नॉलेज नहीं है, मान लेते कि ये बात की मेयर फैक्ट दैट वन हैड नॉलेज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम,
एक व्यक्ति के पास नॉलेज है कि हाँ ए और बी ने क्राइम किया है, ए और बी ने मर्डर किया है, ऐसी किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है, क्योंकि चाहिए थी ना एसेसरी बनने के लिए नॉलेज। जब तक एसेसरी नहीं होगा तब तक अकम्प्लिस नहीं हो सकता, और एसेसरी बनने के लिए नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज तो है, तो कहीं क्या ये आप इसको अकम्प्लिस कह सकते हो, सहअपराधी कह सकते हो? नहीं, अभी नहीं। कब नॉलेज थी और प्लस मान लो उसने उस नॉलेज को कंसील भी कर लिया, छिपा भी लिया, उसको डिस्क्लोज करने में फेल हो गया, डिस्क्लोज नहीं किया किसी को, तो क्या अब वो अकम्प्लिस बन गया? नहीं, अभी भी नहीं बनेगा। अकम्प्लिस होने के लिए चाहिए क्या? नॉलेज हो कि हाँ ऐसा क्राइम किया है, देन इंटेंशनली ओनली द सैड फैक्ट्स डू नॉट रेंडर वन अकम्प्लिस। केवल और केवल ये जो फैक्ट लिखे, नॉलेज थी और छिपा लिया नॉलेज को, इतने सफिशिएंट नहीं है अकम्प्लिस बनाने के लिए, एसेसरी बनाने के लिए किसी को, अनलेस ही डज इट। ये जो ऐसा किया, नॉलेज होना, नॉलेज को छिपा लेना, अनलेस ही डज इट विद इंटेंशन टू शील्ड द प्रिंसिपल ऑफेंडर। जब तक प्रिंसिपल ऑफेंडर को बचाने की नीयत से ना किया हो ऐसा काम इसने, तब तक एसेसरी आफ्टर द फैक्ट की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे हार्बर की, तो वहां पर समझ आ जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 13। दूसरा यही बातें कि उसकी इंटेंशन चेक करी जाएगी, नॉलेज प्लस इंटेंशन मैंने पहले ही बोला था, तो सेम बात आपको इस सेक्शन में भी लिखी मिलेगी। कंक्लूजन देखें फिर, इस्माइल वर्सेस एम्परर, AIR 1947 लाहौर 222 केस का, टू रेंडर अ पर्सन अकम्प्लिस हिज पार्टिसिपेशन इन क्राइम मस्ट बी क्रिमिनली करप्ट। क्रिमिनली करप्ट ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपके आंसर में होना चाहिए। किसी पर्सन को अगर आप अकम्प्लिस बनाना चाहते हैं तो उसका पार्टिसिपेशन एक क्राइम में होना चाहिए, और वो क्राइम क्रिमिनली करप्ट होना चाहिए, मींस इंटेंशनली पार्टिसिपेशन किया हो। इंटेंशन नहीं होगी तो फिर वो अकम्प्लिस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब ये तो हुआ कि केस लॉ के आधार पर अकम्प्लिस का मीनिंग। अब क्या हमारे किसी लॉ में अकम्प्लिस का मीनिंग लिखा है? कहीं अप्रूवर की डेफिनेशन लिखी है, अकम्प्लिस की डेफिनेशन लिखी है? तो आप पाएंगे कि अकम्प्लिस वर्ड तो यूज हुआ है। इलस्ट्रेशन 119 सेक्शन 119 और उसके सबसेक्शन 1 और इलस्ट्रेशन बी में यूज हुआ है। उधर सेक्शन 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्ड यूज हुआ, बट डिफाइन नहीं किया गया था। तो एक तो इस केस लॉ ने डिफाइन कर दिया। दूसरा, मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहूंगा, मैंने खोज कर निकालने की कोशिश की है कि कहीं यही डेफिनेशन लिखी है क्या। हाँ, लिखी है दोस्तों, सेक्शन 306 सीआरपीसी। पहले 306 सीआरपीसी हुआ करती थी, आज की डेट में 343 बीएनएसएस है। जब आप उस वहां की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो पहले तो हेडिंग देख लीजिए, टेंडर ऑफ पार्डन। टेंडर ऑफ पार्डन टू हुम? टू अकम्प्लिस। इट मींस इस सेक्शन में बात तो अकम्प्लिस की ही की जा रही है। और क्या बात की जा रही है कि अकम्प्लिस को पार्डन कर दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है अकम्प्लिस को। तो जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अब आपको अंदर अकम्प्लिस वर्ड यूज हुआ नहीं मिलेगा। इट मींस इस अकम्प्लिस को कुछ तो वर्ड्स लिख के, कुछ सेंटेंस लिखकर रिप्लेस किया गया होगा। तो जिन सेंटेंसेस से आप इस अकम्प्लिस को रिप्लेस कर रहे होंगे वही सेंटेंसेस का मीनिंग है। तो देखिए क्या लिखा है, वहां पर लिखा है विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस। पर्पज क्या है? सेक्शन 306 सीआरपीसी और 343 सीआरपीसी। अगेन नोट करना कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पर्पज है कि एविडेंस प्राप्त करनी है। ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे दोस्तों जहां विटनेस ही नहीं मिलता कोई। अगर सारे पर्सन्स को आप एक्यूज बना देंगे जो इन्वॉल्व थे, थोड़े 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 थोड़े, कई बार पुलिस गलती करती है कि जिस पर्सन को आप विटनेस बना सकते थे उसको भी एक्यूज बना देते हैं। इट मींस एक केस का विटनेस ही खत्म कर दिया। तो आपको बड़े ही इंटेलिजेंसी के साथ आपको डिसाइड करना होगा, पुलिस ऑफिसर्स अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि हम किस व्यक्ति को विटनेस बनाएं और किसको ना बनाएं, किसको एक्यूज बनाएं। तो जब विटनेस नहीं मिलता है तो जितने भी लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्यूज होते हैं और जो अकम्प्लिस बन जाते हैं, उन्हीं में से कुछ को पार्डन कर दिया जाता है अपॉन सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस भी इसमें लिखी गई है। कंडीशन ये है कि आप
जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के, ऑफेंस से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस जो आपकी नॉलेज में हैं, उनका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करोगे। अगर आप ऐसी हमारी शर्त को मानने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको पार्डन कर देते हैं। आप बेशक एक्यूज हैं, फिर भी हम आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोगों को सजा मिल सकती है आपके कारण। तो यहां पर जो पार्डन किया जा रहा है, किसको कर रहे हैं? अकम्प्लिस को। किस पर्पज से? एविडेंस कलेक्ट करने के पर, एविडेंस लेने के पर्पज से। अब यहां पर लिखा है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ होम। ये जो होम है, ये है अकम्प्लिस। एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, तो ये एनी पर्सन अकम्प्लिस है। एनी पर्सन सपोज टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन और प्रीवी टू द ऑफेंस। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जिसको ये माना जा रहा है, सपोज टू माना जा रहा है कि वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक अपराध में संबंध रखता है या उसके साथ संश्रित है। प्रीवी का मतलब उसके कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, इंटरेस्ट है। तो ऐसा व्यक्ति की एविडेंस कलेक्ट करनी है। देन आगे लिखा है एंड टू every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof। उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस से, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जो इस ऑफेंस से कंसर्न रखता है, चाहे वो अबेटर है चाहे वो प्रिंसिपल है, ऐसा व्यक्ति ही अकम्प्लिस कहलाएगा। डायरेक्टली नहीं लिखा कि अकम्प्लिस डिफाइंड, बट सेक्शन 306 343 BNSS वहां पर ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो साधारण शब्दों में मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑफेंस से संबंध रखता है, तो वो व्यक्ति सह अपराधी अकम्प्लिस कहलाएगा। यहीं पर कहीं ना कहीं अप्रूवर की डेफिनेशन भी छिपी हुई है। अभी जब अप्रूवर की बारी आएगी तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहिए, क्योंकि हम अकम्प्लिस का मीनिंग अब समझ चुके हैं। तो अब सेक्शन 138 को समझना बहुत जरूरी है, और 138 विटनेस वाले चैप्टर में आता है। दोस्तों ध्यान देना, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको नहीं पता कि इस सेक्शन का प्लेसमेंट कहाँ है, तो आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 119 कहां पर प्लेसमेंट है उसका? बर्डन ऑफ प्रूफ वाले चैप्टर। सेक्शन 138 कहां पर है? विटनेस वाले चैप्टर में। इट मींस वहां पर प्रिजम्पशन करनी है कोर्ट को कि मैं मानूं या ना मानूं, ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर के एक एक्यूज को हम वर्दी ऑफ क्रेडिट मान लें क्या? तो वहां केवल प्रिजम्पशन करनी है। और यहां पर बताया कि एक एक्यूज भी एक कंपिटेंट विटनेस होगा। अकम्प्लिस सेल बी a competent witness against whom? Against an accused person। बहुत ध्यान से सुन लेना, क्या बात है इसमें? दो बातें हैं इस पहले। देखिए 138 में दो पार्ट हैं, और पहले पार्ट में भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में दो बात ये है कि पहली तो एक डिक्लेरेशन दे दी कि जो अकम्प्लिस है, आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो एक्यूज है, इसको कैसे विटनेस बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, कंपिटेंट विटनेस है। क्यों? विटनेस वाले चैप्टर में बताया जा रहा है कि वो विटनेस होगा। बता दिया जी। क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या अकम्प्लिस एक कंपिटेंट विटनेस हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस हो सकता है। कौन सी सेक्शन कहती है ये बात? सेक्शन 138 BSA कहती है। पहले कौन सी थी? 133 इंडियन एविडेंस एक्ट। और दूसरी बात ये कही गई है कि विटनेस अगेंस्ट होगा किसके? क्योंकि विटनेस तभी होता है जब वो किसी ना किसी पर्सन के अगेंस्ट गवाही दे रहा हो। तो ये किस किस पर्सन के अगेंस्ट माना जा सकता है? तो वो माना जा सकता है एन एक्यूज पर्सन, किसी भी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो इस केस का एक्यूज पर्सन है। जितने भी, मान लो ये एक अकम्प्लिस है, इसको अप्रूवर बनाया गया, 5 और एक्यूज हैं, उनके अगेंस्ट ये विटनेस कंपिटेंट विटनेस होगा, अकम्प्लिस। इट मींस इसकी गवाही के आधार पर बाकी 5 लोगों को भी सजा दी जा सकती है। अगली बात, दूसरा पार्ट क्या कहता है इस 138 का? एंड अ कन्विक्शन is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर अकम्प्लिस की टेस्टिमनी को ध्यान में रखते हुए, रिलाय करते हुए
अगर कन्विक्शन कर दी गई, सजा कर दी गई है किसी एक्यूज को, तो इट इज नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं होगी। इफ इट प्रोसीड्स अपॉन कोरोबरेटेड टेस्टिमनी, यानी कोरोबरेट कुछ और एविडेंसेस थी जो इसकी एविडेंस को कोरोबरेट करती थी, देन इसकी एविडेंस को मानते हुए सजा कर दी गई है, तो वो इलीगल नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जब नई सेक्शन बनी है 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो यहां पर चेंज किया गया, जो पहले सब लोगों को कंट्राडिक्शन दिखता था उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, इंटरप्रिटेशन का स्कोप ही खत्म कर दिया। इन्होंने अच्छा किया है, लॉ जितना सिंपल हो सके होना चाहिए। लिखा क्या था? वही लिखा था, अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। 133 में क्या लिखा था? कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon uncorroborated testimony of accomplice। पहले ये लिखा गया था, उन्होंने कहा था merely because, केवल और केवल इस बात से इलीगल नहीं हो जाएगी कि ये अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी से बिना कोरोबोरेट कराए सजा दे दी, केवल और केवल अकम्प्लिस की एविडेंस पर विश्वास करते हुए केवल और केवल इस बात से सजा इलीगल नहीं होगी। लेकिन अब ये वाली लाइन यहां से हटा दी, मेयरली बिकॉज की जगह पर क्या कर दिया उन्होंने? इफ मेयरली बिकॉज की जगह पे इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड की जगह पर कोरोबोरेटेड कर दिया। ये दो चेंजेस करके ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एंड कर दी। इट मींस आज की डेट में लॉ ये कहता है कि अगर अकम्प्लिस की एविडेंस पर विश्वास करते हुए कोर्ट ने बिना किसी कोरोबरेशन के सजा सुना दी है, तो ये सजा आज की डेट में इलीगल हो चुकी। 1 जुलाई 2024 से पहले अगर यही ऐसा ही एक्ट कर दिया होता तो वो इलीगल नहीं होता। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अगर एविडेंस को एप्रिसिएट करते हुए अगर कोर्ट ने एक अकम्प्लिस की एविडेंस को आधार मानते हुए बिना उसके कोरोबोरेशन के सजा कर दी, तो वो इलीगल मानी जाएगी। इसमें कुछ हम और डिबेट कर सकते हैं कि ये कहां तक जा सकती है, जुलाई से पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, वो डिफरेंट मैटर है। मैंने एक सेक्शन पढ़ा दी है 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो आप देख सकते हैं। तो अभी नया लॉ यही कहता है कि कोरोबोरेशन होगा अगर अकम्प्लिस की एविडेंस का, तभी सजा लीगल होगी, अदरवाइज वो सजा इलीगल हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, लास्ट में यही वीडियो को एंड करेंगे, कि ये व्यक्ति अनवर्दी ऑफ क्रेडिट क्यों माना जाता है, क्यों विश्वास नहीं किया जाता इसकी गवाही? तो उसके 3 कारण मैं आपको बताता हूं। आफ्टर ऑल ही इज अ क्रिमिनल, his participation in crime introduce a serious stain in his evidence, क्योंकि ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल की गवाही पर कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ये कहता है कि उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, अपराधी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट सेक्शन 119 में तरीका बताया गया कि किस तरीके से आप विश्वास करेंगे, किस तरीके से विश्वास नहीं करेंगे। प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स वहां दिए गए। तो एक्यूज क्योंकि क्राइम में इन्वॉल्व होता है, और जैसे ही क्राइम में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, पार्टिसिपेशन होता है, तो उसकी जो एविडेंस होती है वो दागदार एविडेंस हो जाती है, उस पर दाग आ जाते हैं, इस पर उसको विश्वास करना ठीक नहीं होगा। दूसरी ये बात कहां कही गई? सरवन सिंह वर्सेस राजस्थान, AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट 637। नंबर 2, he is not fair witness as he is doubly dishonest in the sense he ditched his pals and crossed over to the prosecution। भाई वो फेयर गवाह नहीं हो सकता, वो बायस्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक क्राइम किया, लेकिन अपने दोस्त को अब डिच कर दिया उसने, अब प्रोसिक्यूशन की तरफ आ गया। तो क्या पता है कि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ भी सच बोल रहा होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसको तो पार्डन किया गया है ना, उसको तो क्षमा किया जा रहा है कि भाई तुम ऐसा बोलोगे, हमारे फेवर में बोलोगे, तो हम आपकी सजा को माफ कर देंगे।
तो हो सकता है वो तो सजा माफ होने के लालच में ही झूठ बोल रहा हो। अब ऐसे झूठ के कारण तो दूसरे आदमी को सजा दिलवा देगा वो। तो ये वाली बात कहाँ कही गई? हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1968, सुप्रीम कोर्ट 832। क्योंकि उसको क्षमा किया जा रहा है, उसने बार्गेनिंग करी है पनिशमेंट पर, इसलिए ऐसे लोगों की टेस्टिमनी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में यहीं हम इसको रोकते हैं। बाकी एक्यूज क्या होगा, अप्रूवर क्या होगा, सेक्शन 306 CRPC नाउ 343 BNSS और साथ में सेक्शन 315 CRPC करस्पॉन्डिंग टू 353, दोनों में क्या डिफरेंस है बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। बस आप लगे रहिए ऐसे ही, आप ये मत सोचिए कि भाई मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने आज आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे वीडियो में कि आपको कितना कुछ पढ़ाया है। आपको लगता है कि कम पढ़ाया है, स्लो पढ़ाया है? मैं तो कहता हूं कि हमने तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट पढ़ा दिया है भैया। और अभी तो बहुत सारी बातें बच गई हैं, वीडियो लंबी हो रही थी तो मुझे अभी रोकना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाइप भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। थोड़े व्यूज बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। बची हुई वीडियो को कल फिर पूरा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय